मूवी की शुरुआत आदाची से होती है, जो अपने लिए बुक्स लेने गया था और सोच रहा था कहानियों में जब भी जादू खत्म होता है तो हैप्पी एंडिंग हो जाती है, पर मेरे साथ कुछ अलग ही है। अगर मेरा जादू खत्म हुआ तो मैं फिर से एक नॉर्मल गाय बन जाऊंगा। तो गाइस, जिसने भी चेरीज मैजिक ड्रामा नहीं देखा उसके लिए एक छोटा सा रिकैप मैं दे देती हूँ। चेरीज मैजिक दो लड़कों की कहानी है, आदाची और कुरोसोवा। आदाची का 30वां बर्थडे था, पर अभी भी वो एक वर्जिन था। आदाची के एक कलीग ने उसे बताया था कि अगर 30 साल के होने पर भी हम वर्जिन रह जाते हैं तो हमें एक जादू मिल जाता है, जिससे कोई भी अगर हमें टच करता है तो हम उसके मन की बात जान सकते हैं। और आदाची के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था, क्योंकि वो 30 साल का हो गया था और वो अभी भी वर्जिन था। इसके चलते उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस का एक कलीग, जिसका नाम कुरोसोवा था, वो उसे पसंद करता है, क्योंकि एक बार उसने कुरोसोवा को टच करा था और कुरोसोवा की मन की फीलिंग्स आदाची जान गया था। हालांकि आदाची को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुरोसोवा जैसा हैंडसम लड़का, जो हर चीज में परफेक्ट है, लड़कियां उसके लिए पागल हैं, वो आदाची को कैसे पसंद कर सकता है। पर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया था, वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए थे और आखिरकार बॉयफ्रेंड्स बन गए थे। आदाची ने कुरोसोवा को बता दिया था कि वो उसके मन की फीलिंग्स को जान सकता है। कुरोसावा ने आदाची को टेरेस पर प्रपोज किया था और यहाँ पर हमारा ड्रामा खत्म हुआ था। और अब चेरीज मैजिक मूवी की शुरुआत यहाँ से होती है। आदाची और कुरोसावा अभी भी साथ में ऑफिस में हैं और उनका रोमांस अब ऑफिस में भी चलता है। पर आदाची के पास अभी भी वो मैजिक है, क्योंकि अभी भी वो वर्जिन ही है। कुरोसावा और आदाची अपने रूम में साथ में बैठे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी कुरोसावा का फोन बजने लगता है, जो कि उसके एक कलीग रोकाकू का था। कुरोसावा जैसे ही फोन उठाता है तो रोकाकू उससे कहता है, सॉरी मैंने गलती से मिला दिया। फोन कट होने के बाद अब वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक आदाची के पेट से आवाज होने लगती है। कुरोसावा हंसने लगता है और उससे कहता है, तुम्हें भूख लगी है, मैं कुछ खाने के लिए बना कर लाता हूँ। दोनों साथ में डिनर करते हैं। इसी तरह उनके दिन बीतने लगते हैं। अब वो दोनों साथ में ऑफिस आए हुए थे। कुरोसावा को पता था कि आदाची उसकी मन की बात समझ लेगा, इसलिए वो उसे बस टच ही करता है। कुरोसावा मन में कह रहा था, क्यों ना इस वीकेंड पर हम डेट पर चलें। वीकेंड होते ही दोनों साथ में फिशिंग के लिए आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी। ऑफिस में भी वो दोनों एक दूसरे की तरफ नजर रखते थे। उनके कुछ फ्रेंड्स को तो उनके रिलेशनशिप के बारे में पता भी चल गया था। अब न्यू ईयर का समय आता है। दोनों साथ में ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। कुरोसावा बहुत खुश था और आदाची से कह रहा था, मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ साथ खुश रहें। तभी उनका सामना मिनातो और सुगे से होता है, जिन्हें आपने ड्रामा में भी देखा होगा। मिनातो और सुगे भी आपस में रिलेशनशिप में हैं। कुरोसावा मिनातो से पूछता है कि अब वो क्या कर रहा है, तो मिनातो उसे बताता है कि उसे एक बैकअप डांसर की जॉब मिल गई है। कुरोसावा और आदाची मिनातो के लिए ताली बजाते हैं। ये देखकर मिनातो का बॉयफ्रेंड यानी कि सुगे बहुत मन ही मन मुस्कुराने लगता है। तो आदाची उसे छेड़ते हुए कहता है, सुगे मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके से स्माइल भी कर लेते हो। सुगे उससे कहता है, आदाची तुम मेरा मजाक मत बनाओ। उन दोनों के जाने के बाद मिनातो सुगे से कहता है, तुम आदाची के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। तो सुगे उससे कहता है, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था, पर मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम्हें जेलसी हो रही थी। दूसरी तरफ कुरोसावा आदाची के साथ ट्रैवलिंग के प्लान्स बना रहा था। वो उससे कह रहा था, इस साल हम दोनों स्प्रिंग में ब्लॉसम्स देखने के लिए साथ साथ जाएंगे, क्यों ना हम साथ में ट्रिप पर चलें। इस साल हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ में घूमने जाया करेंगे। पर अगले ही दिन उनकी खुशियों को नजर लगने वाली थी, क्योंकि आदाची का बॉस उसे एक जॉब ट्रांसफर के लिए कहता है। आदाची का बॉस उसे नागासाकी भेजना चाहता था, वो भी 8 महीनों के लिए। नागासाकी में उनकी कंपनी की एक ब्रांच खुली थी, जिसका मैनेजर वो आदाची को बनाना चाहते थे। आदाची कहता है, इतने इम्पोर्टेंट वर्क के लिए आप मुझे क्यों चुन रहे हैं। उसका बॉस कहता है, क्योंकि हमने तुम्हारा वर्क पोटेंशियल देखा है और तुम्हारे करियर के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। उस रात घर जाकर आदाची सोचने लगता है, ये मेरी जॉब के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, पर अगर इसे मैं चुनता हूँ तो मैं और कुरोसावा अलग अलग हो जाएंगे। अगले दिन आदाची सोचता है, कुरोसावा को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो तो टूट ही जाएगा, पर मुझे पता है वो फिर भी मुझे सपोर्ट करेगा और इस मौके को छोड़ने नहीं देगा। पर मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता और ना ही उसे सैड देखना चाहता। तभी उसका फ्रेंड उराबे उसके पास आकर कहता है, मुझे पता चला कि तुम्हें ट्रांसफ़र मिल रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रमोशन है। तभी आदाची को एक आइडिया आता है और वो उससे कहता है, उराबे क्या मैं तुमसे कुछ बातें कर सकता हूँ।
आदाची से बातें करने के बाद उरापी जब बाहर आता है तो वो काफ़ी परेशान दिख रहा था। कुरोसावा उससे पूछता है कि वो परेशान क्यों है। उराबे उससे कहता है, अदाची की वजह से। तुमने सुना ही होगा कि नागासी में हमारी कंपनी की एक नई ब्रांच खुली है। बॉस अदाची को वहाँ का मैनेजर बनाना चाहते हैं। ये उसके लिए कितनी खुशी की बात होगी ना। कुरोसावा को एक सेकंड के लिए सुनकर थोड़ा शौक लगता है, पर फिर भी वो हंसते हुए कहता है, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। कुरोसावा कहता है, लेकिन अदाची इस ऑफर को सुनकर सोच में पड़ गया है। वो हमेशा से फील्ड वर्क में इंटरेस्टेड रहा है। मैंने उसे समझाया कि वो सिंगल है, फिर उसे किसी की परवाह करने की भी ज़रूरत नहीं, वो आराम से अपने करियर को चुन सकता है। पर मुझे लग रहा है वो इस ऑफर को रिजेक्ट ही कर देगा। कुरोसावा शॉक्ड होते हुए कहता है, वो रिजेक्ट करने वाला है। ऑफिस के बाद कुरोसावा और आदाची बाहर मिलते हैं। आदाची कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चलते हैं। तभी कुरोसावा कहता है, मैंने सुना कि तुम्हें नागासाकी में ट्रांसफ़र मिलने वाला है। क्या ये बात सच है कि तुम इस ऑफ़र को रिजेक्ट करने वाले हो? ऐसा मत करो। एक नई ब्रांच को मैनेज करना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है और मुझे विश्वास है कि तुम ये कर लोगे। आदाची के मन में काफ़ी कुछ चल रहा था, पर वो कुरोसावा से कहता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। जब कुरोसावा आगे बढ़ जाता है तो आदाची सोचने लगता है, क्या कुरोसावा सच में चाहता है कि मैं चला जाऊँ? उसके दिमाग को पढ़ने के लिए आदाची उसे टच करने वाला होता है, पर कुरोसावा मुड़ जाता है और वो आदाची से कहता है, क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? मैं सच कह रहा हूँ आदाची, मैं नहीं चाहता कि तुम इस प्रपोजल को ठुकराओ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगले दिन वो दोनों फिर ऑफिस जाते हैं, पर उनके बीच में अब बहुत कुछ चेंज हो चुका था। आखिरकार आदाची कुरोसावा को रात को मैसेज कर देता है कि उसने डिसीज़न ले लिया है, वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा। कुरोसावा उसे मैसेज करता है, मुझे विश्वास है कि तुम कर लोगे, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। आदाची सोचने लगता है, मैंने नागासाकी जाने का डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि मुझे कुरोसावा के शब्दों पर विश्वास है। अगले दिन ऑफिस में वो बॉस को जाकर कह देता है कि वो नागासाकी जाने के लिए तैयार है। जब वो जाने का प्लान कर रहा था, कुरोसावा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था, क्योंकि वो उसे जाते हुए देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। वो बस नीचे से उसके प्लेन की तरफ देखे जा रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नागासाकी जाने के बाद आदाची सोच रहा था, क्या मैंने यहाँ आकर सही डिसीजन लिया है? नागासाकी आने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही उसने खुद को ऑफिस वर्क में पूरी तरीके से बिजी कर लिया था। 2 हफ्ते बीत गए थे, आदाची अपने काम में बिजी हो गया था और कुरोसावा अपने ऑफिस में बिजी था। कुरोसावा से उसका एक कलीग कहता है, मैंने सुना है नागासाकी में जो हमारी ब्रांच है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उस रात कुरोसावा अदाची को मैसेज करता है, क्या तुमने काम खत्म कर लिया? तुम अब थक गए होंगे ना? अदाची उसे काफ़ी कुछ कहना चाहता था, पर वो केवल कहता है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू पूछने के लिए। कुरोसावा भी उससे कहना चाहता था, काम में खुद को बहुत ज़्यादा बिजी मत कर लेना और अपने आप को फोर्स मत करना, पर वो उस मैसेज को डिलीट कर देता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो अदाची के ऊपर बर्डन ना बने। वो उस मैसेज को डिलीट करते हुए लिख देता है, गुड लक फॉर टुमारो अदाची। और अदाची उस मैसेज को पढ़कर सोच रहा था, आखिरकार कुरोसावा के मन में क्या चल रहा है। उसे नहीं पता था क्योंकि वो कुरोसावा का माइंड रीड नहीं कर पाया था। अगले दिन वो कुरोसावा की गिफ्ट की हुई पेन की तरफ ही देख रहा था और आखिरकार वो टोक्यो वापस जाने का प्लान बना लेता है और अपनी टिकट बुक कर देता है। जब वो ऑफिस में जाता है तो उसे अपनी कंपनी से कॉल रिसीव होता है। वो अपने बॉस से कहता है कि उसे वो कॉल अटेंड करना होगा। वो जल्दबाजी में बाहर चला जाता है, पर सडनली उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो रोड पर ही बेहोश हो जाता है। अचानक से उसके सामने एक कार आ जाती है। दूसरी तरफ राकुके कुरोसावा को खबर देता है कि आदाची का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर कुरोसावा बुरी तरह घबरा जाता है। वो आदाची को कई बार कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका फोन नहीं लग रहा था, नॉट अवेलेबल आ रहा था। वहीं दूसरी ओर आदाची सपना देखता है कि कुरोसावा उससे दूर, बहुत दूर जाता जा रहा था। वो अपने सपने से जागता है तो वो हॉस्पिटल बेड में था। नर्स उसके पास आकर कहती है, तुम अचानक बेहोश हो गए थे और तुम्हें नींद आ गई थी, तुम्हारा स्मार्टफोन पूरा टूट गया है। तभी उसे याद आता है, जब उसके सामने कार आ गई थी तो वो अचानक रुक गई थी, पर कार के नीचे उसका स्मार्टफोन आ गया था, पर अदाची का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। नर्स अदाची से कहती है, तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। अदाची कुरोसावा को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका फ़ोन खराब हो गया था और पब्लिक फ़ोन में कॉल करने के लिए उसे कुरोसावा का फ़ोन नंबर याद तक नहीं था। वो बाहर की तरफ देखता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी और सडनली कुरोसावा वहाँ पहुँच जाता है। वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था। वो दोनों घर आ जाते हैं। अदाची कुरोसावा से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तो कुरोसावा उससे कहता है, मैं ठीक हूँ,
अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर जब मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला था तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं पागल हो गया था। अदाची कहता है, आई एम सॉरी, मैं ठीक नहीं था। कुरुसुवा कहता है, हाँ मुझे पता चला, नर्स ने बताया कि तुम बहुत थके हुए थे और सो गए। अदाची कहता है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने सही समय पर अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर नहीं की। मुझे तभी तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था जब मैंने तुम्हें देखा था। जब मुझे नागासाकी जाने का ऑफ़र आया था तो मैं सच में काफ़ी खुश था। लेकिन फिर मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचा, वो सारे प्लान्स के बारे में सोचा जो तुमने हम दोनों के लिए सोच रखे थे। इसलिए मैं नागासाकी नहीं आना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मुझे उस वक्त ही तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम इस ऑफ़र को लेकर कैसा फील कर रहे हो। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स भी जाननी चाहिए थी। कुरुसुवा उससे कहता है, जब तुमने मेरी तरफ पलट कर नहीं देखा मैं दुखी था। जब तुमने मुझे बताया कि तुम नागासाकी जा रहे हो मैं दुखी था, क्योंकि तुम मुझसे दूर जाने वाले थे। ऐसा कहकर कुरुसुवा रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर अदाची सोचने लगता है, मैं उसे कैसे अपना प्यार दिखाऊं जो मैं उसके लिए फील करता हूं। अचानक से वो कुरुसुवा के सिर पर हाथ फहराने लगता है, उसके हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उस रात वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह होते ही अदाची उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट करते करते अचानक अदाची के कपड़ों पर खाना गिर जाता है। कुरुसुवा उसके कपड़ों को क्लीन करने लगता है, पर तभी अदाची को रियलाइज होता है कि कुरुसुवा के टच करने पर भी वो उसके माइंड को रीड नहीं कर पा रहा है। वो कुरुसुवा से कहता है, मैं अपने माइंड में तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, मैंने अपना मैजिक खो दिया है। कुरुसुवा उसके पास आकर उसे टच करते हुए कहता है, अब भी नहीं सुन पा रहे। वो उसे पीछे से गले लगाते हुए कहता है, क्या तुम अब भी नहीं सुन पा रहे हो? अदाची कहता है, नहीं। कुरुसुवा उससे पूछता है, क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा है? अदाची कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। दोनों साथ में बैठे हुए थे, तभी कुरुसुवा कहता है, इस तरह तुम्हारे साथ बैठकर समय बिताना सच में कितना अच्छा है। अदाची, जब तुम टोक्यो वापस आओगे तो हम दोनों साथ साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। क्या तुम तैयार हो? अदाची उससे कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। ओके गाइस, पार्ट 1 में यही ख़त्म करती हूँ। मूवी का पार्ट 2 मैं कल शेयर करूँगी, जिसमें हम अदाची और कुरुसुवा को एक दूसरे का होता हुआ देखेंगे। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।